मेरी ननंद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे ऐसा क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कैमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननंद तो, मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी अनुज से 3 साल पहले हुई थी। अनुज के परिवार में उसकी छोटी बहन ममता और अनुज सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि अनुज के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनुज ने अपनी छोटी बहन ममता का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। अनुज पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब अनुज काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन वह जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली थी। तो अनुज अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अनुज की मेहनत रंग ले आई। अनुज काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अनुज एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अनुज ने यह सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि मैं भी पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थी वह हमेशा से ही घमंडी थी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह जरूर था कि अनुज भी सरकारी नौकरी में लगे, और अनुज ने आज वह कर दिखाया। खैर, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। ममता की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। ममता केवल 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया ही था। अब ममता की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियों को अनुज बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती थी, अनुज मेरे बोलने से पहले ही वह चीज़ हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनुज का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे मुझे ममता को भी संभालना था। इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और ममता को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात यह आन पड़ी थी कि ममता की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेवारी भी मेरे पर आ चुकी थी। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, और न ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो अनुज ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज़ का पता ही नहीं था। लेकिन मुझे ममता को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारी के मन पर क्या बीती है इसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा भी नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनुज उसका ख्याल रखते, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे ममता ने कहा था कि भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने ममता की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवाकर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी। उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अनुज के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, न ही जमीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था, और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे, लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए।
क्योंकि अनुज को नौकरी लगे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया, इसलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर, मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके ममता को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर पर आती और ममता को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर, मुझे नींद तो नहीं आती थी, क्योंकि अनुज की यादें मुझे हर रोज़ खाती थी, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मुझे इन सब को झेलना ही था। कभी हंसी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी ननंद को हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब से मेरी ननंद हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनुज अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी गले नहीं लगकर सोई, मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूँ? तभी वह कहती कि भैया, आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मेरी माँ और भाभी दोनों हैं, इसलिए मुझे इनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसलिए मैं भाभी के गले लगती हूँ। खैर, अपनी ननंद के गले लगकर मैं भी सो जाती थी, लेकिन मैंने कुछ दिन से एक चीज़ को नोट करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी मेरी ननंद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से अनुज का देहांत हुआ था, उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी भी नहीं सोई थी। दिन भर इतना काम करती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनुज की यादें मुझे सोने भी नहीं देती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों के बीच मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननंद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद से तो मानो मैं बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए फिर सो जाती हूँ। सवेरे जब उठकर देखती हूँ तो कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते थे, तो कभी मेरे पूरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा? और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननंद ही रहते हैं, और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर खिड़कियां दरवाजे बंद कर ली जाएं तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी नहीं आ पाए। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद कर कर ही सोती थी। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकत कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता रहता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होंगी। बेवजह में ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई काम आज से तो नहीं कर रही हूँ। पिछले कितने महीनों से मैं काम कर रही हूँ और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है? और भला थकान होती है तो इस कदर मेरी अचानक से नींद कैसे लग जाती है, और वह भी ममता के गले लगने के बाद। अब तो मुझे ममता पर भी अजीब सा लगने लगा था कि ममता कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन फिर मैंने मन में ख्याल आया कि नहीं, ममता मुझे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती रहती कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बात कैसे पूछूं, किससे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं, जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन यह हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज़्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी, उसी तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह से टूटा रहता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या फिर थकान नहीं थी।
इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन ममता से पूछा कि ममता, मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? तभी ममता कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी घर में कौन आता है? जरूर आप थकान के मारे सो जाती हो और नींद में यह सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लगता है। मुझे ममता की बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी उनकी आवाज में हलचल थी और वह नजरें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि जरूर ममता कुछ न कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी जितनी आज मेरे इस सवाल पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में यह था कि ममता जरूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ममता ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल कैसे, और मेरे शरीर के कपड़े गायब कैसे होते हैं? अब तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पूरा बदन पसीने से लथपथ था, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे तो मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे पता लगाना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कैमरे में कैमरा फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब ममता कॉलेज के लिए गई हुई थी तो मैंने कमरे में कैमरा फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई न दें, और मैंने यह बात अपनी ननद को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चिंत हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ क्या होता है यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएंगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने और ममता ने आज शाम का खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी ममता मेरे कमरे में आई और बोली कि भाभी, आज तो गले तो लगी ही नहीं ना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ममता के गले से लगूं, क्योंकि जब ममता के गले लग कर जाती हूँ तो उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं चाह कर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अनुज की बहन से मैं अनुज के जितना ही प्यार करना चाहती थी। कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तो इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूं? ऐसा सोचकर मैं ममता के गले लग गई। जैसे ही ममता के रूम से बाहर चली गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गईं और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाई और न उठ पाई, और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। आखिर यह खरोंच के निशान कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी हो रहा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में भी इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और ममता के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब ममता कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुर्म कर दिए, अब यह कौन सा नया जुर्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतारकर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी और वह दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह से बंद करके सोती हूँ, लेकिन अब जो शक की सुई थी वह सीधी ममता के ऊपर ही जा रही थी
क्योंकि उसके अलावा तो कोई घर में था ही नहीं। लेकिन ममता भी मेरी तरह ही एक लड़की थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन अब तो पूरी सच्चाई ममता के मुंह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे ममता के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर लेकर आऊं। उसने मेरे प्यार का इतना ज़्यादा नाजायज फ़ायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा, इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई की मैं कोई कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया, लेकिन उसने यह सब किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं ममता के आने का वेट करने लगी। शाम को जब ममता कॉलेज से घर वापस आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में घसीटते हुए ले जाने लगी। ममता बोली, भाभी क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तभी ममता को मैंने अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वह लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी ममता बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता यह सब क्या है और मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो, और आपके साथ ये लड़के कौन हैं? तभी मैंने ममता को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज़्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, मेरे सामने सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ममता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज़ नए नए कपड़े पहनकर आती थीं और हर रोज़ महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने के लिए भी पैसा नहीं है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाने वाली हो नहीं। मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना यह जुर्म बढ़ाती गई और यह पाप करती गई। तभी मैंने ममता से कहा कि तुम यह सब करती कैसे थी? ममता कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथों के ऊपर बेहोशी की दवा लगाकर लाती थी और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ रख कर ले जाती थी, जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसके लेने के बाद 12-13 घंटे तक इंसान होश में चाहकर भी नहीं आ सकता था। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा लालच बढ़ गया और मैं यह काम रोज़ाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगी तो भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगी कि हो सकता है थकावट का कारण है। मैंने यह जरा भी नहीं सोचा था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़ों के न होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दे, लेकिन वह लोग आपको कभी भी कपड़े पहनाकर वापस नहीं जाते थे, आपको उसी हालत में छोड़कर चले जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननंद की भाभी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी ममता हाथ जोड़ती हुई बोली कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए यह सब कर बैठी। मैंने ममता को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुंच जाऊंगी। मैं बार बार अनुज से माफ़ी मांग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं संभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं ज़रा भी ख्याल नहीं कर पाई। मैंने ममता के लिए इतना कुछ किया था। मैंने अनुज के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वह सब मैं ममता के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी तक नहीं ली थी। मैंने सोचा कि ममता को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का ममता ने गलत फ़ायदा उठाया और उसने मेरे साथ वह सब हरकत कर दी जो करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। मुझे ममता पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार अनुज को याद करने लगी। मैं सोच रही थी कि ममता ने यह सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया
मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया, और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज ऐसी गलती कर दी जिसकी माफ़ी उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर लड़कियां पार्टी करती हैं तो उनके घर वाले अमीर हैं इसलिए करती हैं, किसी की बराबरी करने से क्या फ़ायदा। जब हम लोगों की इतनी औकात नहीं है तो हम बड़े लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं। हम लोगों से जितना हो पाता है हम उतना ही करें। खैर, मैं मन में सोचने लगी कि अगर ममता मुझे एक बार बोल देती कि भाभी, कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसलिए मुझे भी करनी है, तो मैं उसे कहीं से भी पैसे ला कर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देती। लेकिन उसने मुझसे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे विश्वास को भी खराब किया था। मैं चाहकर भी ममता को माफ़ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना ही ममता से दूर रही, लेकिन ममता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह इस गलती का बार बार पश्चाताप करती रहती है। फिर मुझे दया आ गई और अनुज के बारे में ख्याल आ गया कि वह जहाँ कहीं भी हैं उसकी आत्मा जरूर दुखी हो रही होगी। फिर मैंने ममता को माफ़ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर ले गई। उसके बाद ममता ने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाली। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। ममता ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया था। अब मेरे चेहरे पर यह सोचकर एक मुस्कान आ गई कि देरी से ही सही, लेकिन ममता एक अच्छी इंसान बन गई थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।